भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। 2 दिवसीय सिलीगुड़ी के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। सीमा सुरक्षा पर करेंगे मंथन और चिंतन। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 कार्यक्रम आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश को मिल रहा बड़ा निवेश। मुख्यमंत्री धामी चंपावत से करेंगे उधमशाला योजना का शुभारंभ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गांव-गांव पहुंचेगी आईईसी वैन। रोजगार से जुड़ेंगे युवा और महिलाएं। लखनऊ में 9 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। विनीत जायसवाल सुल्तानपुर के बने एसपी। मार्तंड प्रकाश सिंह बलरामपुर के नए कप्तान। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र। विधानसभा में आज पास हो सकता है यूसीसी बिल। अनुपूरक अनुदान की मांगों पर भी होगी कार्यवाही। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर। बंगाल के सिलीगुड़ी में आज देंगे परियोजनाओं की सौगात। सीमा सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। सुबह 11:15 पर एसएसबी के जवानों के साथ संवाद करेंगे। दोपहर 2:30 बजे 3 नए कानूनों पर बनी प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। शाम 4:20 पर हेल्पलाइन के संबंध में करेंगे समीक्षा बैठक। सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा संबंधी बैठक की अध्यक्षता करेंगे और सुरक्षा इंतजामों से अधिकारियों से जानकारी लेंगे। तो दोपहर 2:30 बजे 3 नए कानूनों पर बनी प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। शाम 4:20 पर हेल्पलाइन के संबंध में समीक्षा बैठक भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा संबंधी बैठक की करेंगे अध्यक्षता। सीमा सुरक्षा के इंतजामों के अधिकारियों के साथ समीक्षा की जाएगी। ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर है और ये दौरा उनका काफी खास माना जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा। बंगाल के सिलीगुड़ी में आज देंगे परियोजनाओं की बड़ी सौगात। सीमा सुरक्षा के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। गृह मंत्री का ये 2 दिन का पश्चिम बंगाल का दौरा काफी खास माना जा रहा है। कई करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात भी पश्चिम बंगाल वासियों को देंगे। तो आज से गृह मंत्री 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर सिलीगुड़ी में परियोजनाओं की सौगात देंगे और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। तो देखिए, सिलीगुड़ी में आज परियोजनाओं की सौगात देंगे गृह मंत्री अमित शाह। काफी खास ये दौरा माना जा रहा है गृह मंत्री का। बंगाल के सिलीगुड़ी में परियोजनाओं की सौगात देंगे। देखिए, सीमा सुरक्षा को लेकर, सीमा सुरक्षा के इंतजामों को लेकर के भी गृह मंत्री अमित शाह अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अधिकारियों से जानकारी लेंगे और कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे।
देखिए, हेल्पलाइन के संबंध में समीक्षा करेंगे, 3 नए कानूनों पर बनी प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। तो ये 2 दिन के कुछ कार्यक्रम हैं जिनकी जानकारी आपको दे रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के। सिलीगुड़ी में परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे गृह मंत्री अमित शाह। बंगाल के सिलीगुड़ी में परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीमा सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। तो गृह मंत्री का 2 दिन का ये पश्चिम बंगाल का दौरा काफी खास माना जा रहा है और पश्चिम बंगाल से बड़ा संदेश देने का भी प्रयास करेंगे। और माना जा रहा है जब आज जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह तो विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधेंगे। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य था जिसको भेदना बड़ा मुश्किल हो गया था भारतीय जनता पार्टी के लिए, और लगातार अपने प्रयासों के बाद, पूरी ताकत झोंकने के बाद पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को किनारा किया बीजेपी ने, और अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और गृह मंत्री अमित शाह कई करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का कार्यक्रम आज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। 200 से अधिक जापानी कंपनियों के सीईओ लेंगे इसमें हिस्सा। राज्य के वन निर्माण, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरी चर्चा होगी। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026। तो देखिए, यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो सपना है उसमें एक काफी बड़ा कदम ये इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है जापान की तरफ से। राज्य के निर्माण, राज्य के उत्थान को लेकर ये इन्वेस्टमेंट समिट, यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 की आज अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री खुद। 200 से ज्यादा जो लोग हैं, जो जापान से आए हुए उद्योगपति, सीईओज इसमें मौजूद रहेंगे। 200 से अधिक माना जा रहा है जापानी कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही हैं और उत्तर प्रदेश को प्रायोरिटी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में जबरदस्त संभावनाएं हैं। माना जा रहा है कि यूपी में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, इसलिए यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी चर्चा होगी और ये मीट काफी अहम मानी जा रही है। और आपको बता दें कि इस जापानी इन्वेस्टमेंट के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक पूरी जापानी सिटी बनेगी जहां पर 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। ये तो संभावित आंकड़ा है 10,000 का। अगर बात करें असंभावित आंकड़े की तो ये 10,000 से बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रदेश का उत्थान होगा और जो सपना मुख्यमंत्री ने देखा है उत्तर प्रदेश के लिए, उसकी तरफ एक बड़ा कदम भी होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम करते हुए, और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 200 से अधिक कंपनियों को जो जापान से आई हैं उनको संबोधित करेंगे, उनका धन्यवाद प्रेषित करेंगे। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में ये इन्वेस्टमेंट मीट काफ़ी अहम मानी जा रही है और बड़ा कदम भी माना जा रहा है प्रगति की तरफ, प्रदेश के उत्थान की तरफ। देखिए, प्रदेश को आगे बढ़ा करके ले जाना है। तो चलिए विस्तार से आपको इसकी जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले 18 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में हिस्सा लिया था। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन जुड़ चुके हैं। रमन, देखिए, मुख्यमंत्री आज कार्यक्रम की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। 200 से अधिक जो कंपनियां आई हैं जापान से, उनको संबोधित भी करेंगे।
बिल्कुल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 अगस्त को 2 दिवस जो वहां पे कॉन्क्लेव था, वहां पर पहुंचे। वहां के जो जापानी सीईओज आए हुए हैं, लगभग 200 कंपनी से ज्यादा, उनके साथ में मुख्यमंत्री ने वार्ता की, संवाद किया और कैसे उत्तर प्रदेश में निवेश आ सकता है, इस पर चर्चा की। और बहुत लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो प्रस्ताव था उससे उससे खुश भी दिखे, उससे संतुष्ट दिखे और उन्होंने उत्तर प्रदेश में निवेश करने का मन बनाया। और अब आपको बता दें कि आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 200 से ज्यादा सीईओ वहाँ जो गवर्नर हैं उनके अगुवाई में आ रहे हैं और सभी मुख्यमंत्री यहाँ पर यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट होगी। और यहाँ पर पर्यटन, कृषि, एमएसएमई, उद्योग जैसे क्षेत्रों में जो निवेश करने के लिए जो सरकार है वो प्रस्ताव रखेगी। और उसके बाद में जो जापान के जो कंपनियों के सीईओ हैं वो ज्यादातर संख्या में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वही कंपनियों के सीईओ आए हैं जो पहले से ही, जिनका माइंड मेकअप है कि और जिन्होंने पहले उत्तर प्रदेश के बारे में रिसर्च कर रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस दिन भी ये कहा था कि जिसका निवेश होगा उसका निवेश सुरक्षित रहेगा, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और इसी माध्यम से आपको बता दें कि जापानी सिटी भी बनने जा रही है 500 एकड़ में, जहां पर तमाम तरह के निवेश होंगे, 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और आज यहाँ पर जब यहाँ की मीट में क्या क्या ऐसा बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश को मिलती है, ये एक टकटकी नजर लगाकर लोग बैठे हुए हैं कि जापान जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में, हाइड्रोजन के मामले, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काफी आगे है, वो सारे काम उत्तर प्रदेश में होंगे। उनके तमाम कंपनियां जो हैं यहाँ पर अपना यूनिट लगाएंगी, यहाँ के लोगों को रोजगार देंगी, यहाँ के इंजीनियर्स को, यहाँ के डिप्लोमा धारकों को, यहाँ के श्रमिकों को, यहाँ के एमबीए पास लोगों को, यहाँ के लॉ लीगल एडवाइजरों को, और तमाम तरीके के संगठित और असंगठित रोजगार पैदा होंगे जब इन्वेस्टमेंट होगा। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से कुर्सी पर बैठे उसके बाद से ही लगातार उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ वो ले जाना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने कई बार इन्वेस्टर समिट किया, जिसमें हजारों करोड़ का जो एमओयू साइन हुए, उसके बाद में कई कंपनियां स्टेब्लिश हुई उत्तर प्रदेश में, कई का काम चल रहा है। अपने मंत्रियों को भी उन्होंने विदेश भेजा ताकि वो वहां भी उत्तर प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि, आर्थिक दृष्टि, वहां यहाँ की जो संपन्नता है व्यापार के लिए, उसको समझाएं और वहां से व्यापार निवेश लेकर आए। और अब जो जापान है, जापान और भारत का रिश्ता हमेशा चर्चा में रहा है, हमेशा इसकी बातें होती हैं दुनिया में। और अब उत्तर प्रदेश और जापान की बात हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी जिस हिसाब से है, जिस तरीके से क्षेत्रफल और आबादी है, पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश को एक विशेष रूप में देखती है और मानती है कि उत्तर प्रदेश में अगर वो निवेश करती है तो वहां सब ठीक रहेगा। 9 बजे के बाद से वहां पर जो मीट है वो शुरू हो जाएगी और कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेगी, उनकी अध्यक्षता में ये पूरी मीट संपन्न होगी। बिल्कुल रमन, तो देखिए आज 200 से अधिक कंपनियां जो जापान से आई हुई हैं उनको संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री, उनका धन्यवाद भी करेंगे। देखिए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि 9 सालों में 360 डिग्री का परिवर्तन उत्तर प्रदेश में आया है। पहले उत्तर प्रदेश माफिया राज्य के नाम से जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश उत्तम राज्य के नाम से जाना जाता है और लगातार प्रदेश को आगे बढ़ाने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। और जब यहाँ पर जापान की तरफ से बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना मुख्यमंत्री ने देखा है उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम भी होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर कहते हैं कि जहां वन डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया होता था, वहां अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। और इसी तरह आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो संकल्प सरकार का है उस पर सरकार लगातार काम कर रही है। और ये इंडस्ट्री मीट जो है ये उसी जो संकल्प है उसी का एक रास्ता है कि कैसे उस संकल्प को पूरा किया जाए, कैसे दुनिया को दिखाया जाए कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्थान
जापान है, जहां पर तमाम संसाधन हैं, तमाम चीजें हैं, अच्छे श्रमिक हैं, अच्छा टैलेंट है और यहाँ पर निवेश हो सकता है। उससे उत्तर प्रदेश और इसका मुख्यमंत्री ने किया भी। मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद इसे पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक एक्सप्रेसवे के जाल से जोड़ा, ताकि जो निवेश हो, कंपनियां लगे, उनका जो आवागमन हो वो बड़ा आसान हो सके और उसी का फायदा जो है वो उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। बिल्कुल, तो देखिए उत्तर प्रदेश को उसका बड़ा फायदा मिल रहा है और अपील की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए और यहाँ का माहौल देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जैसे कि आपने भी बताया कि वन माफिया वन डिस्ट्रिक्ट वाला हिसाब था यहाँ पर, लेकिन अब बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। अब जब जापान की तरफ से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने से आपको बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं और 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि सारा जो मीट हो रहा है वो इसीलिए ताकि सरकार निवेशकों को समझा सके कि आखिर वो निवेश करते हैं तो हम उनको कौन कौन सी सुविधा दे सकते हैं। वन विंडो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब पहली बार इन्वेस्टर समिट की तो वन विंडो परमिशन यानी वन विंडो सर्टिफिकेट का उन्होंने एक तरीका शुरू किया, क्योंकि पहले लोग आते थे तो अलग अलग जगह से एनओसी लेनी पड़ती थी। कम से कम 10 कोई अगर कंपनी लगाता है 10 से 20 जगह पर एनओसी, रेवेन्यू की अलग, पॉल्यूशन की अलग, हर जगह अलग अलग लेना पड़ता था। लेकिन एक इन्होंने स्कीम चलाया कि वन विंडो, एक विंडो से ही आपको सारी समस्याओं का समाधान हो सकता था, सारी एनओसीज मिल सकती थी और तुरंत के तुरंत मिल सकती थी, कम दिनों में मिल सकती थी। दूसरा, सुरक्षा व्यवस्था। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये माना जाता था कि यहाँ जो रेगुलर जो यहाँ के ही व्यापारी हैं, जो पूर्वांचल के हैं, पश्चिम में काम नहीं कर पाते थे, पश्चिम के हैं बुंदेलखंड में नहीं कर पाते थे, पश्चिम के लोग पूर्वांचल में नहीं कर पाते थे। इस मिथक को तोड़ा उन्होंने और क्योंकि जिस तरीके से सरकार का दावा है कि अपराध बहुत ज्यादा होता था, गुंडागर्दी होती थी, सिंडिकेट अपराध था, गैंग चलते थे, माफिया थे, दबंग थे, छोटे छोटे स्तर पर वसूली होती थी, अपहरण होता था, उसको सरकार ने खत्म किया है। सिंडिकेट क्राइम जीरो हुआ है और उस एकदम से क्लीन उत्तर प्रदेश हुआ है, जिसके कारण से निवेशकों को उसका भी फायदा होगा। साथ में जो एक्सप्रेसवे का जाल बना है, फिर सड़कों का जाल बना है, उससे भी जो निवेशक हैं उन्हें ये लगेगा कि कैसे जो सरकार है उनकी मदद कर रही है और उनको अगर कोई प्रोडक्ट जाता है तो आसानी से स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि आज सुबह 10 बजे अटल बिहारी स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचकर कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि आज है और आज उन्हें नमन करने के लिए मुख्यमंत्री अटल बिहारी स्टेडियम में पहुंचेंगे, जहां पर कार्यक्रम 10 बजे आयोजित किया जाएगा। सीएम योगी स्टेडियम पहुंचकर कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो पूर्व सीएम कल्याण सिंह की आज पुण्यतिथि है, तो आज उन्हें याद किया जाएगा, उन्हें नमन किया जाएगा और आज सुबह 10 बजे अटल बिहारी स्टेडियम में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद कार्यक्रम आयोजित होगा। बता दें कि मीडिया से भी बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 10 बजे अटल बिहारी स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित होगा। तो बता दें कि आज पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कल्याण सिंह की पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। वहीं आज गुरुग्राम में होगा जेन जी इंटरप्रेन्योर्स कार्यक्रम। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में सीएम सैनी युवाओं से संवाद करेंगे। रोजगार, उद्यमिता, नई तकनीक, युवाओं के भविष्य पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में युवाओं को स्टार्टअप की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में सीएम सैनी
युवा उद्यमी यात्रा की भी करेंगे शुरुआत। 2 बसों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे युवा उद्यमी यात्रा की शुरुआत। हरियाणा के सभी जिलों में पहुंचेगी युवा उद्यमी यात्रा। यात्रा के जरिए से युवाओं को दी जाएगी उद्यमिता की जानकारी। सीएम सैनी ने यात्रा को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। तो आज गुरुग्राम में होगा जेनजी इंटरप्रेन्योर्स कार्यक्रम। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में सीएम सैनी युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। रोजगार, उद्यमिता, नई तकनीक, युवाओं के भविष्य पर चर्चा भी होगी। कार्यक्रम में युवाओं को स्टार्टअप की जानकारी दी जाएगी। तो देखिए किस तरीके से जेनजी के साथ, आने वाली पीढ़ी के साथ कैसे सरकार जुड़ रही है, उनको समझ रही है, अपनी नीतियों को उन्हें समझा रही है। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में ये कार्यक्रम होने वाला है, जहां मुख्यमंत्री सीधा संवाद करेंगे, छात्रों से चर्चा करेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे, अपने विचारों को उनके सामने रखेंगे। तो देखिए जेनजी के साथ जुड़ने का, उन्हें आगे बढ़ाने का, उनके स्किल्स का, उनके टैलेंट का सही इस्तेमाल करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये संवाद स्थापित किया जा रहा है जो मुख्यमंत्री डायरेक्ट करेंगे। रोजगार, उद्यमिता, नई तकनीक, युवाओं के भविष्य पर चर्चा होने वाली है। कार्यक्रम में युवाओं से स्टार्टअप को लेकर के भी चर्चा होगी। और देखिए प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि हर एक नेता को, हर एक मंत्री को जुड़ना होगा जेनजी से। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र। विधानसभा में आज पास हो सकता है यूसीसी बिल। अनुपूरक अनुदान की मांगों को लेकर के भी कार्यवाही। तो राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और यूसीसी बिल आज पास हो सकता है। तो ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां बिल आज पास हो सकता है, यूसीसी बिल पास हो सकता है और राजस्थान एक और राज्य इस लिस्ट में जुड़ जाएगा जहां पर यूसीसी कानून के रूप में बन चुका है। विधानसभा में आज इसे पास करा लिया जाएगा। माना जा रहा है अनुपूरक अनुदान की मांगों पर भी कार्रवाई होगी। वहीं बुलंदशहर में कार सवार लोगों ने लॉ छात्र अंकुर चौधरी पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में अंकुर गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि अंकुर के साथी अनिल का आरोप है कि हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग भी की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अंकुर चौधरी को इलाज के लिए कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया। वारदात के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो सीसीटीवी में से हमलावरों की तलाश कर रही है पुलिस। बुलंदशहर से घटना आपको बता दें, खुर्जा में लॉ छात्र पर लाठी डंडों से जमकर हमला किया गया। लॉ छात्र की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। पूरा शरीर पे खून देखा जा रहा है और आप देख सकते कितने, हालांकि हमने उस फोटो को ब्लर कर रखा है क्योंकि कई बार कई दृश्य मन को विचलित करने वाले होते हैं, लेकिन अब पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। वजह पूछी जा रही है कि मारपीट क्यों की गई, लॉ छात्र के साथ इतनी बुरी तरीके से। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हम दो तीन जने वहाँ पे खड़े थे। अचानक ही सेंटर रोकी थी तो वहाँ पे 5-6 जने और 2-3 बाइक पहले से पीछे से थी, तो 11-12 जने थे। अचानक ही आगे उन्होंने हमला कर दिया। हमले में से उन्होंने जैसे जो बचा रहा था उस पर ही फार मार रहे थे। हमने भगदड़ मचा दी तो उसे ये पकड़ लिया, उसमें ज्यादा मार लगाई। जो भी बचा रहा था उसी में ही वो गोली मार रहे थे। पूरी घटना में कितने लोग घायल हुए? एक ही बंदा घायल हुआ। कितनी गोली लगी है? गोली तो ये नहीं पता कि, लेकिन चोट बहुत ज्यादा है उसके सिर में। गोली उन्होंने 5-6 फायर मारे हैं। कितने लोग थे? 11-12 जने। बदायूं पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। उसावा थाना क्षेत्र में सिद्ध बाबा मंदिर के पास पुलिस और लूट के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर उसावा और हजरतपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। पुलिस टीम आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 आरोपियों के पैर में गोली लगी, जबकि कांस्टेबल राजू भी घायल हो गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों पर 1 लाख रुपए की लूट का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और लूट का सामान बरामद किया गया है। तो लूट के आरोपियों से पुलिस की जोरदार मुठभेड़।
आज दिनांक 20 अगस्त को जनपद बदायूं के उसावा थाना क्षेत्र में जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि हजरतपुर रोड पर सिद्धनाथ मंदिर के पास 3 बदमाश लूट के इरादे से खड़े हुए हैं। इस सूचना पर थाना उसावा की पुलिस व हजरतपुर की पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान बदमाश द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। फायरिंग से कांस्टेबल राजू के हाथ में गोली लगने के कारण घायल हो गया। जब पुलिस के जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। तीनों बदमाशों की पहचान क्रमशः सर्वजीत व गौरव तथा राखी के जो फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 3 अदद तमंचा, 315 बोर व खोखा कारतूस व जिंदा कारतूस तथा उसावा में पूर्व पंजीकृत मुकदमे से संबंधित माल की बरामदगी की। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।